हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास क्लास 12th का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सेकंड यूनिट है और उस यूनिट का हमारे पास नेम है सॉल्यूशन। तो अगर मैं इस यूनिट के बारे में बताता हूं तो ये हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है। आपको पता ही है केमिस्ट्री को अगर हम जनरली 3 मेजर पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, और ये जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है। और इसमें अगर बात करूं तो काफी इजी यूनिट रहता है क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट लगते हैं, जो इसकी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ऑलरेडी हम लोग +1 के अंदर काफी स्टडी करके आए हुए होते हैं। तो बहुत इजी टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नई नई चीजें आप लोगों को सीखने के मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बात आती है, अगर हमने इस यूनिट को स्टार्ट करना है तो हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए भी सॉल्यूशंस हमारे पास क्या है। तो अगर मैं सॉल्यूशंस को डिफाइन करूं, देखिए सोचने में एक बहुत छोटी सी टर्म लगती है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा? 2 को मिक्स किया सॉल्यूशन। बच्चे ये बोल देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है डियर। सोचने में बहुत सिंपल है, पर डिफाइन कैसे करेंगे वो देखना बहुत जरूरी है। तो सॉल्यूशंस को अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करूं तो मैं ये बोलूंगा भी सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, राइट। तो फ्रेंड्स, अब इसका मतलब ये हुआ भी अगर मैंने सॉल्यूशंस को डिफाइन करना है तो मुझे पहले ये पता होना चाहिए होमोजीनियस क्या होता है। तो इन पहले अगर हमें मिक्सचर के बारे में पता होगा और मिक्सचर्स के बारे में अगर हमें होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में क्लियर कट पता होगा तभी हम सॉल्यूशन को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन को डिफाइन करने से पहले, ताकि हम इसकी डेफिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएं, हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पे काम करना पड़ेगा, जिनमें से सबसे पहली जो टर्म आती है वो हमारे पास आती है मिक्सचर। मिक्सचर, तो अगर हम बात करें मिक्सचर क्या है, तो अगर सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं मिक्सचर का मतलब क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को जब हम मिक्स कर देते हैं दैट इज कॉल्ड अ मिक्सचर। बिल्कुल सही बात है, बट एक चीज का ध्यान रखना है। अगर मैं डिफाइन करता हूं मिक्सचर क्या है, मिक्सचर हमारे पास होगा when 2 or more non-reacting component, 2 or more non-reacting components present in any proportion, राइट। तो डियर मिक्सचर क्या है? मिक्सचर हम तब बोलते हैं जब हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा जो नॉन रिएक्टिंग है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैंने लिखी है स्टूडेंट्स, मिक्सचर के लिए ये वाली टर्म को सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। नॉन रिएक्टिंग का मतलब क्या हुआ भी जिन 2 कंपोनेंट्स को आप लोग मिक्स कर रहे हो वो आपस में रिएक्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर वो रिएक्ट हो गए दैट इज नॉट अ मिक्सचर। मिक्सचर में जो आप 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट लोगे वो आपस में क्या होने चाहिए? नॉन रिएक्टिंग होने जरूरी हैं। तो जब भी आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है मिक्सचर की तो वहां पे नॉन रिएक्टिंग टर्म को इंट्रोड्यूस करना जरूरी होगा। ओके, तो ये था हमारे पास मिक्सचर के बारे में हम लोगों ने बात की। अगर हम इसका एग्जांपल करते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्या है, मेरे पास एक कंटेनर था, इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या किया, शुगर को डाल दिया। एक शुगर डाल दी, शुगर के साथ मैंने वाटर डाल दिया, वाटर भी डाल दिया और साथ ही साथ में क्या डाल दिया, NaCl भी डाल दिया। तो क्या होगा, ये 3 कंपोनेंट्स को मैंने इकट्ठे मिक्स कर दिया तो ये मेरे पास क्या बन गया? मिक्सचर बन गया। मैं इसको मिक्सचर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो शुगर है, NaCl है और वाटर है वो आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं करते। और आपको बोला था मिक्सचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है भी जिन 2 कंपोनेंट्स को ऐड कर रहे हो वो आपस में नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए, वो रिएक्ट नहीं करने चाहिए। कौन सी रिएक्शन? केमिकली रिएक्ट नहीं करने चाहिए, राइट एवरीवन। तो ये था हमारे पास मिक्सचर के बारे में। अब स्टूडेंट, जब हम लोगों ने मिक्सचर्स के बारे में देख लिया, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, राइट। अब हमने बात करनी है जो हमारे पास मिक्सचर होता है वो हमारे पास कितने टाइप का है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग मिक्सचर को क्लासिफाई करते हैं, अगर मिक्सचर को क्लासिफाई करें तो मिक्सचर को हम लोग 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। One category is called homogeneous mixture, और जो सेकंड है वो हमारे पास आता है heterogeneous mixture। homogeneous mixture and heterogeneous mixture।
अब पहले इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। देखिए अगर हम बात करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर में, जहां पे वर्ड होमो आ जाता है ना, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, सेम। ओके, तो पहले होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल देखते हैं, पहले एग्जांपल समझते हैं, फिर इसके पॉइंट्स लिखेंगे भी होमोजेनियस मिक्सचर हम लोग किसको बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, होमोजेनियस मिक्सचर को कैसे समझते हैं हम लोग। जैसे सपोज करिएगा मेरे पास यहाँ पे फ्लास्क है, ये मैंने एक अपने पास कॉनिकल फ्लास्क ली, ठीक है, एक कंटेनर है मेरे पास, हम ऐसा मान लेते हैं। अब स्टूडेंट होता क्या है होमोजेनियस मिक्सचर में, क्या है इसमें ऑलरेडी क्या प्रेजेंट था, वाटर प्रेजेंट था, राइट, और इसके अंदर मैंने बाहर से ऐड कर दिया किसको, शुगर को, या फिर मान लो NaCl को ऐड कर दिया, NaCl को ऐड कर दिया। ये वाटर था, वाटर के अंदर मैंने किसको ऐड कर दिया, NaCl को ऐड कर दिया। जब NaCl वाटर में आएगा फ्रेंड्स तो होगा क्या, होगा क्या, ये जो NaCl के जो पार्टिकल्स थे, जो मॉलिक्यूल थे NaCl के, वो वाटर के अंदर क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे अच्छी तरीके से। हर जगह पे NaCl और वाटर के मॉलिक्यूल आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स, राइट। अब क्या है, NaCl वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट तो नहीं कर रहा, ये मिक्सचर तो है। अब ये होमोजेनियस है कि हेटेरोजेनियस, इसको समझने की बात करें तो मैंने क्या किया, वाटर लिया, वाटर के अंदर NaCl को डाल दिया। अब जैसे ही NaCl को वाटर में डाला तो NaCl के पार्टिकल्स वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए। अब देखिए जब आप इस सॉल्यूशंस को देखोगे क्या आपको NaCl अलग दिखाई देगा, वाटर अलग दिखाई देगा? नहीं, ऐसा नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब आपको क्या दिखाई दे रहा है, सिंगल फेस आपको दिखाई दे रहा है, सिंगल फेस, मतलब एक ही फेस है, लिक्विड फेस आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि दूसरा फेस उसके बीच में कंप्लीटली मिक्स हो चुका है। सिंगल फेस दिखाई दे रहा है, राइट। नो सेपरेट बाउंड्री, आपको कोई सेपरेट बाउंड्री विजिबल नहीं है। सेपरेट बाउंड्री का मतलब ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा भी यहां पे हमारे पास NaCl पड़ा है और NaCl खत्म हो गया, वाटर स्टार्ट हो गया, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कोई सेपरेट बाउंड्री नहीं दिखाई दे रही। ओके, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट ये है प्रॉपर्टीज एंड कॉम्पोजिशन। जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज एंड कॉम्पोजिशन आर सेम थ्रू आउट, कॉम्पोजिशन आर सेम थ्रू आउट, आर सेम थ्रू आउट। ओके, जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज और जो कॉम्पोजिशन है वो थ्रू आउट द मिक्सचर क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब स्टूडेंट समझिएगा, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये मिक्सचर बन गया, अब आपने इस मिक्सचर का ना कुछ पार्ट यहां से निकाल लिया, इस बेकर में से यहां से अपन ने मिक्सचर को बाहर निकाल लिया। फिर हमने क्या किया, यहां से मिक्सचर को कुछ हिस्सा बाहर निकाल लिया, मैंने यहां से मिक्सचर का कुछ हिस्सा बाहर निकाल दिया, यहां से मिक्सचर को बाहर निकाल दिया। जब यहां अलग अलग पार्ट से जब मैं मिक्सचर को बाहर निकाल रहा हूं और जब उस मिक्सचर का एनालिसिस कर रहा हूं तो मेरे को यह मिला भी हर जगह से जो मैंने मिक्सचर निकाला उस मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज हैं और उस मिक्सचर का जो कॉम्पोजिशन है वो सेम है। तो इस टाइप के मिक्सचर को होमोजेनियस बोलते हैं। अब सेम क्यों है, क्योंकि जो पार्टिकल थे जिन दो को मिक्स किया था वो यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है, वो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो चुके हैं, उनकी हर जगह पे जो कॉम्पोजिशन है, जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, सेम है। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम लोग क्या बोल देते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं, राइट। अब बात करते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बारे में। तो स्टूडेंट हेटेरोजेनियस मिक्सचर को कैसे देखना है, तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेके चलते हैं, ये हमारे पास एक हम लोगों ने फ्लास्क ली, कंटेनर था हमारे पास, केमिस्ट्री के अंदर तो हम लोग कंटेनर्स की बात ही करते हैं। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, जैसे आपको पता ही है, इसके अंदर हम लोगों ने वाटर को डाल दिया, वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये जो प्रेजेंट है इसको मान लीजिए हमारे पास वाटर है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, यहां से बाहर से मैंने इसके अंदर किसको डाल दिया, ऑयल को डाल दिया, ऑयल को वाटर के अंदर डाल दिया। अब क्या होगा बताइए, ये जो ऑयल होगा ऑयल वाटर के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि ऑयल और वाटर आपस में इंटरमिक्स नहीं होते आपस, क्योंकि जो ऑयल है जैसे हम लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ होता है भी, जो ऑयल होता है उनकी उसकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है। तो ऑयल कहाँ पे रहेगा, ऊपर रहेगा, वाटर नीचे रहेगा, क्योंकि जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर रहता है और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे रहता है। तो ऑयल और वाटर के आपस में इंटरमिक्स हुए नहीं हुए, दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर में क्या बोलेंगे, ठीक है, हम बोल सकते हैं भी अगर हम देखें नो सिंगल फेस, ये भी हो सकता है भी सिंगल फेस ना हो, नो सिंगल फेस, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। सेपरेट बाउंड्री विजिबल, ये भी दिखाई दे सकती है,
ऐसा केस बने भी अपने पास सेपरेट बाउंड्री दिखाई दे रही है। पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना स्टूडेंट्स, वो ये पॉइंट है कि जो कॉम्पोजिशन है और प्रॉपर्टीज है ना वो सेम नहीं होंगी। कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर नॉट सेम थ्रू आउट। कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर नॉट सेम थ्रू आउट। ओके, तो जो हमारे पास ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है उसकी जो कॉम्पोजिशन होंगी और प्रॉपर्टीज होंगी वो थ्रू आउट सेम नहीं होंगी। अब देखिए आप इसी को विजुलाइज करिए स्टूडेंट्स। क्या करेंगे, आपके पास मिक्सचर था, आपने मिक्सचर को यहां से निकाला तो क्या निकल के आया, सिर्फ ऑयल निकल के आया। हमने मिक्सचर को यहां से बाहर निकाला तो क्या निकल के आया, अकेला वाटर बाहर निकल के आया। हमने मिक्सचर को यहां से निकाल लिया तो यहां से क्या निकला, ऑयल और वाटर दोनों निकल के आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, पूरे मिक्सचर के अंदर ये जो मिक्सचर बना है इसमें जो दो कंपोनेंट्स थे वो कंप्लीटली मिक्स नहीं हुए, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं और जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोजीनियस बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई। अब ऐसा नहीं होता भी हेटेरोजीनियस के लिए हमेशा आपको मतलब ऐसा नहीं होगा भी हमेशा आपको सेपरेट बाउंड्री दिखाई देगी, ये जरूरी नहीं होता भी तीनों के तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करने जरूरी है। हाँ, पर एक पॉइंट हमेशा सेटिस्फाइड होगा जो लास्ट वाला पॉइंट है। तो अगर आपने होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखना है तो आप इसको लिखेगा भी होमोजीनियस वो होगा जिसकी जो कॉम्पोजिशन है और जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो अगर सेम है तो वो होमोजीनियस होगा, अगर सेम नहीं है तो हमारे पास क्या होगा, हेटेरोजीनियस होगा। राइट डियर, यहां तक बात क्लियर हुई। तो इसके अंदर हम लोगों ने ये स्टडी कर लिया भी हमारे पास जो मिक्सचर होते हैं वो हमारे पास कितने टाइप के हैं। तो मिक्सचर हमारे पास 2 टाइप के हुए, एक हो गया होमोजीनियस और सेकंड हमारे पास है हेटेरोजीनियस। राइट, तो स्टूडेंट जब हम लोगों ने मिक्सचर के बारे में अच्छे तरीके से समझ लिया मिक्सचर हमारे पास क्या होता है, तो समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्या। अब सॉल्यूशंस को डिफाइन करते हैं। सॉल्यूशन की डेफिनेशन तो देखें अब क्या हो गया। अब सॉल्यूशन की डेफिनेशन अपने को बहुत अच्छे तरीके से समझ आने वाली है। तो अगर मैं सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ, इट इज अ होमोजेनियस mixture of two or more non-reacting components present in fixed proportion, देखिए अब ये डेफिनेशन है। अब अगर मैं सॉल्यूशंस को डिफाइन करता हूं, देखिए तो ये तो बात क्लियर हुई भी ये हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर है, ये अपने को क्लियर है। और ये भी पता है, ये थोड़ा सा अच्छा डेफिनेशन को अच्छा बनाने के लिए लिख दिया भी उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो नॉन रिएक्टिंग होंगे, अदरवाइज मिक्सचर के अंदर ही वो पार्ट इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मिक्सचर वही होता है जिसके कंपोनेंट आपस में नॉन रिएक्टिंग होंगे। जो एक्स्ट्रा अलग से लिख दिया तो वो थोड़ा सा हमारे पास अच्छी डेफिनेशन दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट वर्ड है वो क्या है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या है, अब मिक्सचर के अंदर तो मैंने बोला था एनी प्रोपोर्शन, और सॉल्यूशन के अंदर क्या बोल रहा हूं मैं, इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आपने वाटर एक कंटेनर ग्लास लिया, ग्लास के अंदर आपने वाटर रखा, वाटर के अंदर आप NaCl डाल रहे हैं। अब जब आप NaCl को वाटर में डालेंगे तो NaCl वाटर में क्या हो रहा है, डाल रहे हो, घुल रहा है, और डाल घुल रहा है, और डाल रहे हो, सर घुल ही जा रहा है, पता है हमको। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, जैसे ही आप वाटर में NaCl डालोगे तो NaCl वाटर में क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। क्या हमेशा होता रहेगा, जितना मर्जी डालते होता रहेगा? नहीं ना, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे NaCl वाटर में डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर का सैचुरेटेड पॉइंट आ जाएगा यार। तो जब फर्दर NaCl डालोगे तो क्या हो जाएगा, नीचे सेटल हो जाएगा। तो वो तो मिक्सचर होमोजेनियस नहीं रहा, वो तो हेटेरोजेनियस बन गया। होमोजेनियस के लिए क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होनी चाहिए। तो होमोजेनियस कब तक होगा, जब तक NaCl जो नमक डाल रहे हैं वो नीचे सेटल होना स्टार्ट ना हो जाए। जब तक नीचे सेटल नहीं होता तब तक जो हमारे पास मिक्सचर बनेगा वो होमोजेनियस होगा। तो इसका मतलब अगर मैंने सॉल्यूशन बनाना है, होमोजेनियस मिक्सचर बनाना है, तो जिन दो कंपोनेंट्स को डालूंगा उनको एक फिक्स्ड अमाउंट में डालना पड़ेगा। अब NaCl को ऐसा नहीं मैं जितना मर्जी डाल दूं, जितना मर्जी डालूंगा तो वो नीचे बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तब वो मिक्सचर होमोजेनियस नहीं रहेगा।
तो हम बात करें होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में, तो इसका मतलब जिन दो कंपोनेंट्स को ऐड कर रहे हैं उनको एक फिक्स प्रोपोर्शन में डालना होगा ताकि उनका जो मिक्सचर है वो कौन से नेचर का रहे, होमोजेनियस नेचर का रहे। राइट एवरीवन, तो ये था हमारे पास सॉल्यूशंस की डेफिनेशंस। अब देखते हैं, अब नेक्स्ट हेडिंग बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक वो है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें तो सॉल्यूशंस के हमारे पास टू कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट हमारे पास होता है सोल्यूट एंड सेकंड कंपोनेंट इज अ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशंस के टू कंपोनेंट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। एग्जांपल देखते हैं, इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, NaCl इन वाटर है। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी बहुत छोटी क्लासेस के अंदर ऑलरेडी करके आए होते हैं भी सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। तो इसके अंदर जो NaCl स्टूडेंट वो तो मेरे पास क्या होगा, सोल्यूट होगा। सोल्यूट किसको बोलते हो, जिसको डिसॉल्व कर रहे हैं, जिसको डिसॉल्व कर रहे हैं, जिसको घोला जाता है वो सोल्यूट होता है, और जिसमें डिसॉल्व करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग, जैसे NaCl इन वाटर है तो NaCl को मैं वाटर में डाल रहा हूं तो NaCl मेरे पास क्या है, सोल्यूट है, और वाटर मेरे पास क्या है, सॉल्वेंट है। एक तो हम ऐसे बोल सकते हैं जिसको डिसॉल्व कर रहे हैं वो सोल्यूट है। दूसरा, ये भी डेफिनेशन रह सकती है स्टूडेंट सोल्यूट की, क्या भी, जो कम अमाउंट में है, जो लेसर अमाउंट में है वो सोल्यूट है, जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है। तो अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, अलग अलग तरीके हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन करने के। एक तो क्या होता है, पहला पॉइंट तो लिख सकते हैं विच इज डिसॉल्व, जिसको घोला जा रहा है वो सोल्यूट होगा। सेकंड, ये भी हो सकता है प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, तो जो कम अमाउंट में है वो सोल्यूट होगा। राइट, ओके। और अगर सॉल्वेंट की बात करूं तो सॉल्वेंट क्या होगा, इन विच डेसोल्यूशन टेक प्लेस, इसका मतलब क्या हुआ, अभी जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, जिसमें घोल रहे हैं वो हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट। और सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, जो लार्ज अमाउंट में होता है उसको भी हम लोग सॉल्वेंट बोल देते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट को देखने के। और सबसे बेस्ट बताता हूं, ये दोनों बेस्ट नहीं है, एक बेस्ट और है सोल्यूट और सॉल्वेंट को देखने के लिए। स्टूडेंट लिख लेना उसको अपनी कॉपी पे। सॉल्वेंट वो होता है जिसका फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट वाला होगा। अब जैसे देखिएगा, कहना क्या चाहता हूं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया NaCl इन वाटर, NaCl ये एग्जांपल है मेरे पास। अब मेरे को बताओ, अब ये जो मेरे पास जो मिक्सचर बना हुआ है, ये जो मिक्सचर है NaCl का जो फिजिकल स्टेट होता है वो सॉलिड है, वाटर का जो फिजिकल स्टेट लिक्विड है स्टूडेंट। यहां पे जो सॉल्यूशंस बनेगा उसका फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड है ना। तो जो फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन का है वही फिजिकल स्टेट जिसका होगा वो हमारे पास क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन का है वही फिजिकल स्टेट जिस कंपोनेंट का होगा उसी कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। तो बोल सकता हूं सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट है वो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होता है। क्लियर फ्रेंड्स, यहां तक बात सबको क्लियर हुई? वेरी गुड। तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट हमारे पास क्या है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग ये बात करेंगे जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास कितने टाइप्स का है। तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशंस को जो क्लासिफाई किया जाता है वो अलग अलग पैरामीटर के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स हैं
उसके बेसिस पे हम लोग सॉल्यूशन को क्लासिफाई करने वाले हैं। तो देखिए बेटा कैसे क्लासिफाई करेंगे इसमें, तो उसके बेसिस पे क्लासिफाई करने हैं। एक सॉल्यूशन होता है हमारे पास बाइनरी, सेकंड आएगा टर्शरी सॉल्यूशंस, थर्ड आएगा क्वाटरनरी सॉल्यूशंस। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है, बाइनरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। इसका मतलब क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, बाइनरी का मतलब क्या होगा? बाइनरी सॉल्यूशंस किसको बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन उसको बोलेंगे एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, टू कंपोनेंट्स प्रेजेंट। अब टू कंपोनेंट्स प्रेजेंट का मतलब, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल लिया, हम लोगों ने एक ऐसा मिक्सचर बनाया जिसमें एक NaCl था और दूसरा क्या था? वाटर था। NaCl और वाटर को मिक्स कर दिया, तो कौन सा बना? सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ टू कंपोनेंट्स है, तो वो बाइनरी बन गया। टर्शरी किसको बोलेंगे? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर टोटली 3 कंपोनेंट्स होंगे, 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट, 3 कंपोनेंट्स। अब इसका एग्जांपल क्या होगा? घर में शिकंजवी बनाते हो वो एग्जांपल लिख दो, NaCl प्लस शुगर प्लस वाटर, ये 3 कंपोनेंट्स को मिक्स कर दिया तो ये टर्शरी बन गया। ऐसे क्वाटरनरी का क्या होगा? क्वाटरनरी में कितने कंपोनेंट्स होंगे? 4 कंपोनेंट्स होंगे, 4 कंपोनेंट्स, राइट? ओके, तो ऐसे आगे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, बस हम लोग जो ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं वो हम 3 कैटेगरी में कर देते हैं, बाइनरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी, राइट एवरीवन? चलिए ओके, अब नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, जो बी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, वो है हमारे पास जो बी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये सेकंड क्लासिफिकेशन है। इसमें हमने क्या करना है? सॉल्वेंट की नेचर के बेसिस पे हम लोग सॉल्यूशंस को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम सॉल्वेंट की नेचर के बेसिस पे सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे तो सॉल्यूशंस हमारे पास 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाएगा। एक हमारे पास बनेगा एक्वा सॉल्यूशन, वन इज कॉल्ड एक्वा सॉल्यूशन, और सेकंड जो कैटेगरी बनेगी वो हमारे पास बनेगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। वन इज एक्वस एंड सेकंड वन इज नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। ठीक है, अब एक्वस सॉल्यूशंस क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्वेंट, अगर हमारे पास सॉल्वेंट क्या है? ओनली वाटर। अगर सिर्फ वाटर हमारे पास सॉल्वेंट है, सिर्फ वाटर ही सॉल्वेंट है, उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? एक्वस बोलते हैं। और नॉन एक्वस में क्या होता है? सॉल्वेंट अदर देन वाटर, सॉल्वेंट अदर देन वाटर। अगर हमारे पास सॉल्वेंट वाटर के बिना कोई और है, कुछ भी हो सकता है, बेंजीन हो, क्लोरोफॉर्म हो, हमारे पास टॉल्यूइन हो, कुछ भी हो सकता है, अगर सॉल्वेंट वाटर के बिना कोई और है तो उस सॉल्यूशंस को हम बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। बहुत सिंपल सी डेफिनेशंस है। ओके, चलिए यहां तक हो गया अपने पास। अब आगे चलते हैं। अब जो थर्ड हमारे पास क्लासिफिकेशन आता है सॉल्यूशंस का, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, on the basis of nature of solute and solvent। सोल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर क्या है, उसके बेसिस पे अब हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर रहे हैं। और नेचर भी स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पे नेचर की बात करूं, नेचर भी मैं कौन सी बात करूंगा यहां पे? उनकी फिजिकल स्टेट कौन सी है, सोल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट कौन सी है, उसके बेसिस पे सॉल्यूशन को क्लासिफाई करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें तो पेपर आता है स्टूडेंट्स, पूछा जाता है। तो इसके बेसिस पे ना सोल्यूट और सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या है, अगर इसके बेसिस पे सॉल्यूशन को क्लासिफाई करें माय डियर, तो सॉल्यूशन को स्टूडेंट्स टोटली हम लोग 9 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई करते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए यहां पे सबसे पहले मैं लिख रहा हूं सोल्यूट। सोल्यूट का फिजिकल स्टेट कौन सा होगा? यहां पे लिखेंगे सॉल्वेंट के बारे में, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा वो कौन से टाइप का बोला जाएगा, और यहाँ पे उसके एग्जाम्पल के बारे में कम से कम 1 या 2 एक या दो एग्जाम्पल इनके बारे में करेंगे हम लोग। ठीक है, राइट। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आता है सोल्यूट। अब देखिए सोल्यूट क्या है? सोल्यूट की कौन से स्टेट हो सकते हैं? 3 स्टेट हो सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। ऐसे सॉल्वेंट भी की भी क्या स्टेट हो सकती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस।
तो यहां पे हम लोगों ने मान लिया अभी जो सबसे पहले जो हमारे पास सॉल्वेंट है ना वो लिक्विड है, सॉल्वेंट हमारे पास लिक्विड है। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सोल्यूट क्या हो सकता था स्टूडेंट्स अपने पास? सोल्यूट हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। तो कितने टाइप का सॉल्यूशंस बना? 3 टाइप का बन गया, राइट। ऐसे ही जो सॉल्वेंट है वो हमारे पास क्या हो सकता है? गैस हो सकता है, सॉल्वेंट गैस हो सकता है। अगर सॉल्वेंट गैस है, सोल्यूट अगेन क्या पॉसिबल होगा? सोल्यूट अगेन तीनों फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये 3 टाइप का नया सॉल्यूशंस और बन गया अपने पास। सिमिलर तरीके से अगर सॉल्वेंट लिक्विड है, गैस है, सिमिलर तरीके से जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड हो सकता है अपने पास, बिल्कुल हो सकता है। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सोल्यूट उसके सामने क्या हो सकता है? सॉलिड भी आ सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इसका मतलब स्टूडेंट्स टोटल कितने टाइप का सॉल्यूशंस बना? स्टूडेंट्स 9 टाइप का सॉल्यूशंस बना अपने पास, राइट। ये देखिए आपके पास 9 टाइप के सॉल्यूशंस बन चुके, और तो कोई केस पॉसिबल नहीं है। अब जब हमारे पास सॉल्वेंट लिक्विड है, ये जो सॉल्वेंट लिक्विड है, तो इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम लोग बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस। मैं ये कहना चाहता हूं जो सॉल्यूशंस का जो नेम दिया जाएगा ना वो सॉल्वेंट की नेचर के बेसिस पे होगा। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशंस को लिक्विड बोला जाएगा। अगर हमारे पास सॉल्वेंट गैस है तो उस जो सॉल्यूशन बनेगा उसको गैस सॉल्यूशन बोला जाएगा। अगर सॉल्वेंट हमारे पास सॉलिड है तो उसको हम लोग बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा था लिक्विड सॉल्यूशन क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जिसमें जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होगा। ओके, तो यहां तक बात क्लियर हुई। तो यहां पे ये सीखने को मिला जो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट है वो होगा जो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होता है। ओके, अब आते हैं इनके एग्जांपल्स के बारे में। इनके एग्जांपल्स क्या होंगे हमारे पास, चलिए देखते हैं। कुछ अपने आप सोचने की कोशिश करना। सॉलिड लिक्विड का बहुत सिंपल सा है, ए कंपोनेंट सॉलिड, ए कंपोनेंट लिक्विड। तो इसको लिख सकते हैं NaCl इन वाटर, और या फिर लिख सकते हैं शुगर इन वाटर। ठीक है, शुगर इन वाटर। तो ये हमारे पास किसके एग्जांपल्स हो गए? सॉलिड इन लिक्विड के, क्योंकि NaCl सॉलिड है, वाटर हमारे पास लिक्विड है स्टूडेंट्स। सेकंड क्या आ गया? लिक्विड लिक्विड। लिक्विड लिक्विड सोचिए काफी फेमस होता है ये, इसको लिख सकते हैं इथेनॉल इन वाटर, राइट। ओके, इथेनॉल इन वाटर, इंडिया में तो बहुत चलता है ये इथेनॉल इन वाटर, राइट एवरीवन। गैस लिक्विड, ये आप लोग बहुत यूज करते होंगे स्टूडेंट्स। तो इसमें हम लोग एरिएटेड वाटर को लिख सकते हैं, एरिएटेड वाटर जो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं हम उनकी बात कर सकते हैं, या फिर इसको सोडा वाटर लिख सकते हैं। सोडा वाटर भी इसका एग्जाम्पल होता है। और अकेला ये नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं है भी ये पर्टिकुलर एग्जांपल्स लिखनी है। सोचो, सोल्यूट गैस होना चाहिए, सॉल्वेंट लिक्विड होना चाहिए। गैस जो मर्जी उठा लो यार, मान लो मैंने गैस कौन सी सपोज कर ली, O2, उसको किस में डाल दिया? वाटर में। तो O2 इन वाटर, वो मेरे पास क्या बन गया? गैस लिक्विड का सॉल्यूशन बन गया। ऐसे आप कोई भी और गैस ले सकते हो, N2 ले सकते हो, H2 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए, तो ये तो एग्जांपल्स हो गए हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में। अब नेक्स्ट जो हम लोगों ने एग्जांपल करनी है वो है सॉलिड गैस। सॉलिड सोल्यूट है, गैस हमारे पास क्या है? सॉल्वेंट है। गैस ज्यादा अमाउंट में होना चाहिए, तो इसका एग्जांपल क्या होगा? इसको लिख सकता हूं बेटा जी, आयोडीन इन एयर, I2 इन एयर। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि आयोडीन का जो फिजिकल स्टेट होता है वो सॉलिड होता है। अगर आयोडीन एयर में जाएगा तो सॉलिड इन गैस बन गया अपने पास। या फिर क्या लिख सकते हैं बेटा जी, डस्ट पार्टिकल इन एयर। जो डस्ट पार्टिकल हैं एयर में, इन एयर, तो वो भी हमारे पास क्या है? किसका एग्जांपल बना? सॉलिड गैस का, राइट। ओके, लिक्विड गैस, लिक्विड गैस का तो बताइए सर, वाटर वेपर्स इन एयर सर, वाटर वेपर, ठीक है सर, इन एयर। या फिर इसको लिख सकते हैं सर ह्यूमिडिटी। आप देखिए ह्यूमिडिटी, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। गैस गैस, अरे गैस गैस का एग्जांपल क्या होगा सर? क्या एग्जांपल है? मिक्सचर ऑफ गैस सर। क्या करो सर, कोई भी दो गैसेस को मिक्स कर दो, O2 के साथ N2 ले लो, कोई भी दो गैसेस को मिक्स करोगे वो किसका एग्जांपल बनेगा? गैस गैस का बनेगा। या फिर अगर एग्जांपल लिखना तो एयर लिख सकते हैं इसका एग्जांपल, राइट। सॉलिड सॉलिड वेरी इंपॉर्टेंट। एलॉय माय डियर, एलॉय में किया ना अच्छे तरीके से। एलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स होते हैं, एक से ज्यादा मेटल को जब मिक्स करते हैं तब एलॉय बनता है, और वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। लिक्विड सॉलिड, ये जबरदस्त चीज होती है। लिक्विड सॉलिड का कैसे करेंगे?
लिक्विड सॉलिड का कर सकते हैं हम लोग, सोचो सोचो सोचो, एमलगम वर्ड, यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे हम लोग एमलगम। एमलगम पता है कब यूज किया जाता है? एमलगम तब यूज किया जाता है जब हम मरकरी को यूज करते हैं। अब देखिए बेटा होता क्या है एमलगम में, यहाँ पे Hg प्लस मेटल मैंने ले लिया, ठीक है, किसी भी मेटल को जब मरकरी के साथ मिक्स कर देते हो तब हम वर्ड एमलगम यूज करते हैं, क्योंकि ये जो मरकरी है इसका फिजिकल स्टेट कौन सा? लिक्विड है, और जो बाकी जो जितनी भी मेटल्स होती हैं उनका जनरली जो फिजिकल स्टेट होता है वो सॉलिड होता है। इसका मतलब ये जो एमलगम बनेगा वो किसका एग्जांपल बनेगा? लिक्विड सॉलिड का एग्जांपल होगा, राइट, गैस सॉलिड। अब गैस सॉलिड का एग्जांपल क्या होगा यहाँ पे? अब एक तो गैस लेना पड़ेगा, सॉलिड लेना पड़ेगा गैस सॉलिड का एग्जांपल बनाने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन आपने सुना होगा, सरफेस फिनोमिनन होता है, जैसे मैं लिख सकता हूं H2 एड्सॉर्ब ऑन प्लेटिनम, H2 एड्सॉर्ब ऑन प्लेटिनम। ओके, इसका मतलब क्या? जैसे हमारे पास मान लो प्लेटिनम मेटल का सरफेस है, उसके ऊपर आके जब हाइड्रोजन गैस उनके सरफेस पे आके रुकती है तब हम कौन सा फिनोमिनन उसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। तो वो भी हमारे पास एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है, तो वो हमारे पास एग्जांपल किसका बनेगा? गैस और सॉलिड का एग्जांपल बनेगा। और इस एड्सॉर्प्शन के बारे में ये हमारे पास +2 में एक कंप्लीट यूनिट है, सरफेस केमिस्ट्री के नाम से है, जो कि हमारे पास 5th यूनिट है, तो वहां पे जाके हम इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो ये था हमारे पास फर्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने सॉल्यूशंस के बारे में देखा, सॉल्यूशंस के कंपोनेंट्स के बारे में देखा, उससे पहले मिक्सचर को डिफाइन किया, सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अब हम जो बात करेंगे वो हमारे पास होगा कंसंट्रेशन टर्म। ये जो सॉल्यूशन बना है उसकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस हम लोग कैसे कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।